नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। विगत कुछ कक्षाओं में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात कर चुके हैं। जो आपके मन में संशय थे, जो दुविधाएं थी, मेरा पूरा प्रयास हो रहा है कि मैं उन्हें दूर करने का प्रयास करूं। और पिछली क्लासों में हमने बहुमत को अच्छे से समझा, जाना और उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ आया होगा। उसके बावजूद यदि आपको कोई समस्या रहती है तो आप हमें अपनी समस्याओं से जरूर अवगत कराएं। नेक्स्ट बात करते हैं हम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2, नागरिकता। सिटीजनशिप और अनुच्छेद 5 to 11, ये बात है। आज हम नागरिकता के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, इसमें आपको कोई भी आर्टिकल याद रखने की वास्तव में जरूरत नहीं है। मैं अगर आपको क्लियर कट बताऊं, नागरिकता का मुद्दा बहुत जोरों के साथ उछला है। मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसे समझाऊं कि वास्तव में दिक्कतें कहां हैं, क्यों इसका विरोध किया गया और क्या इसमें कमी रही, किस वजह से देश में इसके अगेंस्ट में इतना विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिला। क्या सीएए है, क्या एनआरसी है और कैब। आपने सुना होगा सीएए, कैब, एनआरसी, एनपीआर। मैं इन पर विस्तृत चर्चा आपके समक्ष करूंगा बिल्कुल। और दोस्तों, आपको एक चीज और बताऊं कि आप बिल्कुल भी पढ़ते वक्त ये मत सोचे कि ये फालतू की बात है। ये फालतू की बातें नहीं है। यदि आपका माइंड लेवल उस लेवल तक नहीं सोचेगा, वहां तक आप नहीं सोच को अपनी ले जाओगे, तो मेरा पूर्ण दावा है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे पेपर के अंतर्गत। आपको अपनी समझ का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मैं हमेशा कहता हूं सवाल किस पर बेस्ड आते हैं, कंसेप्ट पर बेस्ड आते हैं, समझ पर होकर विकसित आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। नागरिकता के बारे में आपको नागरिकता पढ़ने के बाद मेरा पूर्ण दावा है कि आपको कहीं और बुक्स या फिर कोई नोट्स या फिर कोई टेस्ट पेपर तो आप जरूर सॉल्व करें, और किसी अन्य प्रकार के जगह आपको झांकने की जरूरत नहीं होगी अगर आपने नागरिकता इस तरीके से पढ़ी। तो मैंने बताया कि भाग 2 नागरिकता और सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, और अनुच्छेद 5 से 11 यहां तक क्या प्रावधान है हमारे यहां, नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसका संबंध आप समझें। भारत की संसद नागरिकता से संबंधित, भारत की संसद नागरिकता से संबंधित बिंदुओं को अपने अनुसार निर्धारित कर सकेगी, इतनी बात। या नागरिकता से संबंधित या नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को लागू करने या उनमें फेरबदल करने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त होगा। संसद को
ये बातें आपको समझनी है कि आज भाग 2 ये कहता है नागरिकता सिटीजनशिप के अंतर्गत जो ये चीज कही गई है कि भारत की संसद नागरिकता से संबंधित बिंदुओं को अपने अनुसार निर्धारित कर सकेगी या नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को लागू करने एवं उनमें फेरबदल करने का जो अधिकार है भारत की संसद को प्राप्त होगा। और ये किसके तहत? साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, मैं भी आपको बता के आया हूं। ठीक है, खैर ये तो अलग चीज है, ये नहीं पूछी जाएगी कि कौन से विधायी क्षेत्राधिकार, ये अलग चीज है, जहां पर उनका कंसिडर किया जाएगा वहां मैं इसकी आपको चर्चा करूंगा। इतनी बात। अब ये जो बात है, ये जो परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी, इस बात से आप भली भांति समझ रहे होंगे कि यदि नागरिकता से संबंधित यदि अगर कोई लॉ बनाना है तो कौन बनाएगी? भारत की संसद। विधि निर्माण करनी है तो कौन करेगी? केंद्रीय विधायिका। राज्य विधायिका इस पर कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा भारत की संसद यानी केंद्रीय विधायिका, शब्दों को पकड़िएगा कि भारत की संसद, राज्य इस पर कुछ नहीं कर सकते, तो सुझाव दे सकते हैं लेकिन कानून नहीं बना सकते। कानून कौन बना सकते? भारत की संसद। ये बात, और सिंपल सी बात है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी अगर प्रावधान है तो कौन करेगा? भारत की संसद करेगी, केंद्रीय विधायिका करेगी। उसमें कोई फेरबदल करनी है या फिर उन्हें लागू कराना है, कोई भी अन्य चीजें हैं, किसी को संसद नागरिकता देनी है, खैर इसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन आप इतना समझें कि भारत की संसद नागरिकता से संबंधित बिंदुओं पर अपने अनुसार निर्धारित कर सकेगी और नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को लागू कराने या उनमें फेरबदल करने का अधिकार भारत की संसद को प्राप्त होगा। इतनी बात। अब बात बढ़ती है आगे। इतनी बात आपने समझी। आप दो चीजें सुनते होंगे कि नागरिकता और दूसरी है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता सिटीजनशिप, नेशनलिटी, ये दो चीजें। हम आज ये भी समझेंगे कि नागरिकता और राष्ट्रीयता में फर्क क्या होता है, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं आपको नागरिकता के बारे में बताऊं, हालांकि ये सवाल तो मुश्किल ही शायद पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक हमसे ना छूटे, ये मेरा प्रयास है। जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो हम इस पर किसके आधार पर देखते हैं? नेशनल लॉ के आधार पर देखते हैं। नेशनल लॉ के आधार पर, यानी राष्ट्रीय विधि अनुसार ये बात देखी जाए। लेकिन जब नेशनलिटी देखते हैं तो इंटरनेशनल लॉ, के आधार पर, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यह बात देखी जाती है। नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता क्या करता है? नागरिकता जो उसके राज्य के व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। मैंने कहा कि नागरिकता जो होती है, जो उस राज्य के व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके बीच एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित करता है। इसे हम ज्यादा इसे पढ़ेंगे हम मेनली। इसे आपके समझ के लिए मैं एक चीज बता रहा हूं, बस राष्ट्रीयता। मैंने कहा कि स्टेट रिलेशनशिप, आरपी रिलेशनशिप बिटवीन किसके? इंडिविजुअल। हिंदी में नहीं समझे, यानी ये कोई राज्य है और ये इसका कोई व्यक्ति है, इनके दोनों के बीच जो संबंध होगा, यानी इनके बीच जो रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी? इसकी इससे संबंध होगा और इसका इससे संबंध होगा।
इसे वेन डायग्राम से आपको समझाऊंगा मैं आगे, लेकिन आप समझे कि जो नागरिकता होती है उसमें क्या होता है कि स्टेट और राज्य के बीच, सॉरी, राज्य और इंडिविजुअल के बीच एक रिलेशनशिप होती है। और बात आती है रिलेशनशिप कैसी होती है, तो ये होता है लीगल रिलेशनशिप। ये होती है लीगल रिलेशनशिप, यानी ये दोनों किसके बीच जुड़े होते हैं, वैधानिक समझौते के अनुसार जुड़े होते हैं। ये बात। अब बात आती है राष्ट्रीयता की। राष्ट्रीयता दोस्तों मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीयता एक भावना है, एक एथिकल पॉइंट है। जैसे मैं कहूं कि मैं नहीं, हम बात करें, आपने सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा। क्या सुनीता विलियम भारत की नागरिक हैं? नहीं है। लेकिन हम इतना गौरवान्वित क्यों महसूस होते हैं कि भारत की व्यक्ति, भारत की सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, भाई वो नागरिक किसकी थी? अमेरिका की थी। उसी के विमान से गई थी, दुर्घटना में मृत्यु हुई, वो अलग चीज है। लेकिन नागरिक किसकी थी? यूएसए की थी। अब भारतीयों के अंदर इस बात को लेकर इतना उत्साह क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जो राष्ट्रीयता थी वो क्या थी? भारतीय थी। दोबारा फिर समझे, मैंने कहा कि सुनीता विलियम्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया और मैंने कहा कि वो नागरिक तो यहां की थी नहीं, तो क्यों लोगों के बीच उसको लेकर इतना उत्साह था? तो उसके लिए उत्साह इसलिए था कि यदि कोई एक्स व्यक्ति है, सुनीता विलियम्स को एक्स मान लो, और ये एक्स कहां जन्मी? भारत में जन्मी, भारत में जन्मी, या इसके मम्मी पापा माता पिता भारत में जन्मे, और ये बाद में कहां चले गए? यूएस से चले गए, अमेरिका चले गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये नागरिक तो हुई यहां की, लेकिन इसकी राष्ट्रीयता कहां की हुई? राष्ट्रीयता इसकी इंडियन हुई। दूसरा डिफरेंस इसमें आप समझे कि नागरिकता और राष्ट्रीयता में, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं जिसके पास, अगर किसी देश की राष्ट्रीयता हो तो उस देश की उसके पास नागरिकता भी हो। दोबारा समझें, मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि किसी के पास यदि किसी देश की राष्ट्रीयता की पहचान है तो उसके पास उस देश की नागरिकता भी हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक्स को मैंने सुनीता विलियम्स माना, तो सुनीता विलियम्स के पास नागरिकता भारत की नहीं थी, लेकिन राष्ट्रीयता क्या थी? राष्ट्रीय पहचान किसकी थी? भारत की। और अगर मैं इसके विपरीत कहूं कि यदि किसी व्यक्ति के पास नागरिकता यदि किसी देश के हो तो जरूरी नहीं उसकी वहां की राष्ट्रीयता भी हो। एग्जाम्पल हम लेते हैं अदनान सामी। हाँ, अदनान सामी का हम लें तो अदनान सामी नागरिक तो है भारत का। अभी नागरिकता जिस प्रोविजन के अंतर्गत दी है मैं बताऊंगा आपको, वो नागरिक है भारत का। नागरिकता उसके पास भारत की, क्या उसके पास राष्ट्रीयता भारत की है? नहीं है। वो किस मूल का है? पाकिस्तानी मूल का है। तो राष्ट्रीयता किसकी है उसके पास? पाकिस्तान की है। तो समझे, राष्ट्रीयता एक मूल भावना पर कार्य करती है और नागरिकता एक इंडिविजुअल एंड स्टेट के बीच रिलेशनशिप पर कार्य करती है, संबंधों पर कार्य करती है। और ये संबंध कैसे होते हैं? वैधानिक होते हैं। राष्ट्रीयता क्या होती है? क्या हुआ कि अदनान सामी भारत के नागरिक बने और हम अदनान सामी अगर कल के दिन क्या कहने लगे, पाकिस्तान के बारे में कुछ अपशब्द यूज करें या कहें कि मुझे अच्छा नहीं लगा, वहां मेरा उत्पीड़न होता था, ये अन्य सारी चीजें होती थी, तो ये बात उसने राष्ट्रीयता की भावना पर कही, तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन यहां पर नहीं लेंगे और ना ही पाकिस्तान ले सकता, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। और अगर पाकिस्तान उस पर कोई लीगल एक्शन लेगा भी तो क्या होगा? हमसे प्रोटेक्ट है, क्योंकि हमारा नागरिक है। और पाकिस्तान के बारे में आपको पता ही है कि क्या उसकी स्थिति रहती है। ये मात्र एक एग्जाम्पल है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। फिर भी तारिक फतेह के बारे में आपने सुना होगा, कनाडा की नागरिकता है, अभी वो भारत की नागरिकता के पक्ष में है लेने की, लेकिन अभी नहीं मिली है, वो अलग चीज है। तो राष्ट्रीयता। दूसरा दोस्तों इसमें जो
हाँ, दूसरा मैं आपको बताऊं कि नागरिकता चेंज हो सकती है, नागरिकता चेंज हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीयता कभी चेंज नहीं होती। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि हम आज भारत के नागरिक हैं, कल हम कनाडा के नागरिक हो जाएं, कल हम यूएसए के नागरिक हो जाएं, तो क्या होगा, हमारी राष्ट्रीयता चेंज नहीं होगी। हम राष्ट्रीयता हमारी किसके साथ जुड़ी है, भारत के साथ जुड़ी है, लेकिन नागरिकता हमारी कहां हो सकती है, हम घोषणा कर दें कि हमने यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो हम यहाँ की नागरिकता को त्याग दें, तो हम नागरिक वहां के हो गए, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता किसके साथ जुड़ी हुई, भारत के साथ ही जुड़ी रही। तो दोस्तों ये बात थी मोटा मोटी नागरिकता और राष्ट्रीयता के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नागरिकता को, वास्तव में नागरिकता होती क्या है, नागरिकता का कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस बेस पर आधारित होती है। चलिए देखो दोस्तों, मैंने कहा नागरिकता, और एक साइड लिखता हूं मैं राज्य, और एक साइड लिखता हूं मैं व्यक्ति, इंडिविजुअल। व्यक्ति का मतलब आप इंडिविजुअल समझिए, राज्य और व्यक्ति। दोस्तों, और मैंने कहा कि इनके दोनों के बीच क्या होता है, एक संबंध होता है, संबंध होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, एक संबंध होता है। और कैसा संबंध होता है, लीगल, लीगल या वैधानिक, वैधानिक संबंध होता है। ये बात अब मैं आपको बताऊं, अब संबंध होता है, ये बात हमने जानी, वैधानिक होता है, इससे राज्य को क्या फायदा है और व्यक्ति को क्या फायदा है। ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति देश का नागरिक है, देश का नागरिक। भाई किसी भी, मैंने कहा कि उसके भी संबंध होते हैं और लीगल रिलेशनशिप होती है, वैधानिक संबंध होते हैं। तो ये संबंध कब होंगे, जब वो देश का नागरिक होगा तभी तो ये संबंध होंगे, अगर वो देश का नागरिक ही नहीं है तो काहे के संबंध। अब ये देश का नागरिक है तो यहां व्यक्ति को क्या फायदे हैं और राज्य को क्या फायदे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो राज्य है, ये व्यक्ति यानी नागरिक को कुछ विशेष छूट या अधिकार देता है, कुछ विशेष छूट या अधिकार देता है ये राज्य इसे, और इसके बदले हाँ, अधिकार देता है और इसके बदले इस व्यक्ति से डिमांड करता है कि यह राज्य के प्रति निष्ठावान रहेगा, निष्ठावान रहेगा। हाँ, राज्य के प्रति निष्ठावान रहेगा एवं कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा। ये बात इसमें निकलकर सामने आती है कि मैंने बताया कि राज्य और नागरिक के बीच
यदि संबंध है और वो लीगल है, वैधानिक है, तो क्या होगा कि राज्य क्या होगा, अपने नागरिकों को कुछ स्पेशल छूट, स्पेशल अधिकार, स्पेशल राइट्स या कुछ छूट देंगे, और राज्य अपेक्षा करेगा कि व्यक्ति क्या करे, राज्य के प्रति निष्ठावान रहेगा और अपने कुछ कर्तव्यों को का निर्धारण भी करेगा। ये सिर्फ मैं अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी हम यहां पर आएंगे, वो अलग चीज है, लेकिन आप समझे अभी। यदि निष्ठावान नहीं रहेगा और कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, तो उसके ऊपर क्या है, कुछ लीगल एक्शन भी इम्पोज किए जा सकते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी उठाए जा सकते हैं। अब वो निष्ठावान किस तरीके से नहीं रहेगा, वो अलग अलग मेजर्स हैं, उन्हें हमें यहाँ जानना नहीं है। आप सिर्फ इतनी बात समझें कि अगर राज्य इससे कुछ अपेक्षा, अगर इसे कुछ देता है तो इससे कुछ अपेक्षा भी कर सकता है, और अपेक्षा क्या है, ये है और ये है, दो चीज। अब मैं दोस्तों आपको बताऊं कि कोई देश है, सपोज यह देश है और इसकी कुछ आबादी है, जनसंख्या, और इस जनसंख्या में देशी यानी देश के नागरिक, देशी यानी हम नागरिक कहेंगे इन्हें, और विदेशी। अब ये विदेशी वो है कि जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है अभी तक, उस मतलब भारत की कहें हम, अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। इन विदेशियों को भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं वो तो हैं। अब मैंने कहा कि जैसे आप इसका डिफरेंस आप ये देखिए कि स्पेशल छूट देता है, तो क्या छूट देता है, मैं दोस्तों आपको बताऊं कि अगर हमारा देश अपने देशी नागरिकों को क्या छूट देता है, जैसे एफआर और फंडामेंटल राइट्स क्या देता है, राइट्स देता है, यानी पूरे मौलिक अधिकारों की एक जो श्रृंखला है वो जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हें में सभी को प्राप्त है। मैंने कहा कि कुछ स्पेशल छूट देता है, कुछ स्पेशल राइट्स देता है, तो क्या राइट्स हैं, क्या छूट हैं, फंडामेंटल राइट्स, और छूट क्या, छूट की भी बात करेंगे, लेकिन क्या पूरे फंडामेंटल राइट, क्या पूरे मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त होंगे, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि मैंने सिंपल सी बात कही, ये चीजें किसके, क्योंकि अगर भारत ने अपने देश के अपने नागरिकों को कुछ छूट दी, कुछ स्पेशल राइट दिए, तो क्या हुआ, वो राइट्स हमारे नागरिकों के लिए, क्योंकि वो हमारे साथ एक लीगल रिलेशनशिप के साथ बंधे हैं, उनका और हमारा जो संबंध है वो लीगल है, ऐसा नहीं कि इनका इलीगल है, ऐसा मेरा मतलब कोई नहीं है, लेकिन हम उनके साथ एक वैधानिक रिश्ते से जुड़े हैं। दूसरा, राइट्स की बात करें, हम वोट दे सकते हैं हमारे यहां के लोग। तीसरा, संवैधानिक पदों पर आसीन हो सकते हैं, संवैधानिक पदों पर आसीन हो सकते हैं, मैं इधर रफ करता हूं, हाँ, मैंने कहा कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उन्हें क्या दिया, फंडामेंटल राइट दिए, देखो आप, संवैधानिक पदों पर आसीन होने की पावर दी, कोई मंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है, उपराष्ट्रपति बन सकता है, वोट दे सकता है, लेकिन क्या विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त है, सवाल उठता है, क्योंकि भाई देश की आबादी तो दो लोगों से मिलकर बनी है ना, एक नागरिक से और एक विदेशियों से, तो दोनों ही हैं। अब देखा जाए तो दोनों को ये चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यहां पर यही चीज होती है जो मैंने आपको बताया कि कुछ विशेष छूट सिर्फ इनके लिए है, इनके लिए नहीं है। जैसे विदेशियों को एफआर में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 15, 16, 19
और 29, 30, ये 5 प्रकार के ऐसे प्रोविजन हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। ये अधिकार जो फंडामेंटल राइट जो मैंने आपको लिखे हैं, अभी हम जानेंगे कि 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है, 30 में क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये कहता है कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किन्हें प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। दूसरा, इन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं है, यानी 326, ये भी नहीं है। इन्हें संवैधानिक पदों पर भी आसीन होने का अधिकार नहीं है, तो ये भी अधिकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किसी देश का नागरिक होने में फायदा क्या है और क्या है, मतलब कैसे वो लीगल रिलेशनशिप के साथ जुड़े होते हैं और कैसे उन्हें विशेष छूट या अधिकार दी जाती है, और व्यक्ति कैसे उसके प्रति निष्ठावान रहते हैं, ये बात भी आपको अच्छे से समझनी होगी। तो दोस्तों, ये बात तो हुई एक कॉन्सेप्ट की कि वास्तव में राज्य और नागरिक के बीच संबंध क्या होता है। इतनी बात मैंने आपके सामने डिस्कस की। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसे आप नोट डाउन करें। चलिए, मैं बात कर रहा था भाग 2 की और आर्टिकल 5 से 11 और किसकी, नागरिकता। ये बात हम जान के आए। अब मैं कहता, अब देखो दोस्तों, हमारे यहां जो नागरिकता से संबंधित है जो प्रावधान है वो किस एक्ट में बनाए गए, नागरिकता अधिनियम 1955 का। और पक्का दोस्तों आप यकीन करना, कोई भी पेपर हो, इस बार नागरिकता से सवाल आने ही आने हैं, और एक एक सवाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है अगर नौकरी लेनी है आपको। नागरिकता अधिनियम 1955 का है हमारे यहां। इसी के अनुसार नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को, इसी के अनुसार इसे ऐसे नहीं, आप इसी के अनुसार नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का, ऐसे लिखिए, का जिक्र किया गया है, जिक्र किया गया है, ये बात इसमें कह दी गई है। और मैं आपको दोस्तों बताऊं, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले नागरिकता अधिनियम कब का है, सिटीजन एक्ट कब का है, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 1955 ही लगाना है। लेकिन इसका संशोधन मैं आपको बताऊं, 1987 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2016 में और वर्तमान 2019 में, इतने इसमें संशोधन हुए हैं। याद करने की कतई जरूरत नहीं है कि कितने संशोधन हुए हैं। जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपको ये चीजें डिग टू अपनी जुबान पर याद हो जाएगी कि कैसे कैसे 1987 में क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, और 2003 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ।
ये सब क्या है दोस्तों? नागरिकता संशोधन अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम है। एक्ट, मूल एक्ट क्या है? ये है। यानी क्या किया कि जैसे 1955 से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई तो हमें लगा कि इसमें कुछ सुधार करने चाहिए, तो हमने पहला सुधार कब किया? 1987 में। दूसरा सुधार कब किया? 1992 में। तीसरा कब किया? 2003 में। चौथा कब किया? 2005 में। 2015 में पांचवा किया, यहां छठा और यहां सातवां। यानी 7 बार हम नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर चुके हैं। तो आप अगर किसी मैगजीन में या किसी बुक में पढ़ते होंगे कि फलाना संविधान संशोधन, तो आप ये फाइंड आउट करें कि इसका मूल एक्ट क्या था, मूल अधिनियम क्या था, क्योंकि सवाल मूल से पूछे जाते हैं। और आप क्या कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये भी ऑप्शन में रहे होंगे। आप सोचेंगे यार पढ़ा तो था 2003 भी, 2005 भी, 1987 भी, 1992 भी, अब कंफ्यूज। और जहां एक बार पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो फिर किसी के बस का नहीं है कि वो सवाल को सही कर दे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और एक्सपर्टीज इस बारे में बताते भी हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता का एक्ट कौन सा है, नागरिकता अधिनियम कौन सा है, तो आपका आंसर 1955 होना चाहिए और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये इनके माध्यम से क्या किया गया, इन्हें हम अभी जानेंगे। प्रावधानों का जिक्र किया गया दोस्तों। इसके अनुसार हमारे यहां बताया गया कि जो नागरिकता है, नागरिकता का निर्धारण, नागरिकता का निर्धारण यानी किस प्रकार ऊपर वाली बात ही है कि नागरिकता का निर्धारण किस प्रकार। इसमें दो चीजें हैं। हम एक तो देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के क्या आधार हैं, और नागरिकता त्याग करने के क्या आधार हैं। नागरिकता त्याग करने के क्या आधार हैं और प्राप्त करने के क्या आधार है। यानी 1955 में इसका एक्ट हमें बताता है कि हम नागरिकता किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं या कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और हम नागरिकता कैसे त्याग कर सकते हैं या कैसे हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है, ये बात हम इसमें जानेंगे। और कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बात हम इसमें जानेंगे। आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे नागरिकता प्राप्त करने के, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके या प्रावधान। दोस्तों मैं आपको बताऊं, और दूसरी हेडिंग में त्यागना, लेकिन पहला पढ़ लेते हैं। नंबर 1, पहले आप लिखेंगे कि 5 प्रकार से हमारे यहां नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार से पांच प्रकार से हमारे यहां नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये कौन से 5 प्रकार हैं?
नंबर 1, जन्म के आधार पर। नंबर 2, वंश परंपरा के आधार पर। नंबर 3, पंजीकरण के आधार पर। नंबर 4, देशीयकरण या प्राकृतिक रूप से। 4 हो गए ना, 4। और नंबर 5, किसी क्षेत्र का भूभाग को अधिग्रहण करने के आधार पर। ये 5 तरीके हैं हमारे यहां नागरिकता को प्राप्त करने के, कि जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और किसी क्षेत्र के भूभाग या अधिग्रहण के आधार पर। अब हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि जन्म के आधार पर कैसे, वंश परंपरा के आधार पर कैसे, थर्ड में कैसे, फोर्थ में कैसे, और फिफ्थ में कैसे। ये बात दोस्तों, आपको ये चीज लंबी जरूर लग रही होगी। चाहता तो मैं इसे खाली नोट डाउन आपको कराता, निकल जाता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं चाहता। आप अगर पीसीएस लेवल का भी पेपर देंगे तो मेरा पूर्णतः दावा है कि आप सवाल गलत करके नहीं आएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन पेपर आएगा उस दिन भी। बशर्ते आपको जो भी सोर्स ऑफ माध्यम होगा या जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको वो चीजें भी बड़ी गहनता के साथ उनका परीक्षण आपको करना होगा। मूल कॉन्सेप्ट, मूल सिद्धांत मैं आपके सामने डिस्क्राइब करके चलता चलूंगा, और कोई भी समस्या होगी तो 24/7 आवर मैं आपके सामने मौजूद हूं। ये बात मैंने आपको पहले से डिक्लेयर कर रखी है। अब जन्म के आधार पर कैसे होता है, इसकी डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे, और यहां से हम अपनी क्लास कल स्टार्ट करेंगे। मेरा पूर्ण उद्देश्य रहेगा कि कल त्यागना, और ये मैं आपको तीनों की तीनों चीजें क्लियर करूं। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं। थैंक यू।